जय माता के मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? हम रमेश सजल आप सभी का स्वागत करते हैं। आजकल सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चारों तरफ जाति आधारित जनगणना की चर्चा जोर शोर पे है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी मन की बात आप सभी से शेयर करूं। चूंकि भारत के प्रधानमंत्री भी मन की बात शेयर करते हैं, तो एक भारत की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपनी मन की बात आप सभी के समक्ष रखूं, और अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा। कृपया ध्यान रहे, मैंने पहले ही कह दिया है, ज्ञान की बातें नहीं, मन की बातें कह रहा हूं आप सभी से। इसके पहले कि निम्न विषय पे मैं चर्चा शुरू करूं, मैं एक बात से अपने तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं शुरू से ही आर्थिक आधार पर जनगणना का पक्षधर था, गरीबी के आधार पर जनगणना का पक्षधर था। मगर अब असंभव है, क्योंकि अब तो सारे बिहार का पक्ष हो या विपक्ष हो, जातिगत आधार पर जनगणना का पक्षधर है। मगर आप मुझसे पूछें कि जब समस्त राजनीतिक पार्टियां बिहार की जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, तो मैं अकेला ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं आर्थिक आधार पर जनगणना का पक्षधर था, गरीबी के आधार पर जनगणना का पक्षधर? दरअसल ये कारण है कि मैं अब हनुमान तो हूं न कि सीना चीर कर दिखा दूं, मगर मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं जात पात नहीं करता। मैं अंदर से ईश्वर की साक्षी मान करके आप सभी को गवाही दूं कि मैं जात पात नहीं मानता, और जो जात पात नहीं मानता उसे ही सिर्फ ये कहने की आजादी है कि काश कि आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर जनगणना होता। किंतु अगर आप जात पात मानते हैं, अगर आप जात पात मानते हैं, उसके पक्षधर हैं, तो क्षमा करिएगा, आपको कहने की आजादी नहीं है कि आर्थिक आधार पर और गरीबी के आधार पर जनगणना हो। कारण यह है, आजादी के 70-75 साल बाद भी अगर आज भी समाज में जात पात की बातें हो, आज भी समाज का मुख्य बिंदु अगर जात पात है, तो ऐसे में हमें यह कहना कि आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, बेईमानी सी लगती है। डाटा कहता है, और ऐसे माना भी जाता है, कि भारत के सरकारी संगठन हो या प्राइवेट संगठन हो, भारत के जितने भी सुप्रीम पोस्ट हो, जितने भी हमारे नेता प्रतिनिधि हों, उन सब पर अगड़ों का वर्चस्व आज भी है, भारत के इतने साल आजादी के बाद भी। और अगर ऐसा है, अगर इसमें सच्चाई है, तो फिर यह दिल थोड़ा सा बैठ सा जाता है। तो ऐसे में अगर मैं ये बात कहूं कि आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए, गरीबी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, तो थोड़ी सी बेईमानी सी लगती है। खैर, अब तो बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां एक सुर में कह रही है कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए। किंतु अब सवाल ये उठता है कि अगर सभी पार्टियां जाति आधार पर जनगणना के लिए राजी हैं, तो फिर आर्थिक आधार पर और गरीबी के आधार पर जनगणना की चर्चा कैसे हुई? याद होगा आपको, लोकसभा में हमारे बिहार के भाजपा नेता नित्यानंद राय जी ने संसद सत्र के दौरान कहा था कि हमारी पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ है, हम लोग आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर जनगणना कराएंगे। और तभी से बिहार का ये लाल नीतीश कुमार ने इस बात को लपक लिया था। और कहा जाता है ना कि एक बिहारी 100 पर भारी। राजनीति के मामले में मेरा अपना मानना है कि बहुत कम नेता ऐसे रहे हैं धुरंधर जो नीतीश के सामने टिकते हों। ये बात अलग है कि मोदी जी का आज डंका बजता है पूरे विश्व में, मगर आप नीतीश जी को भी कम लेकर के नहीं चलेंगे। उन्होंने गजब तरीके से इस चीज को लपका, और कुछ इस अंदाज से भारत के पटल पे उन्होंने रखा कि आज पूरे देश में जातिगत आधार पर जनगणना कराने की चर्चा जोर शोरों पे है। ये बात अलग है कि 2020 में नवीन पटनायक जी ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के सामने यह प्रस्ताव रखा था, मगर उतना सफल नहीं हो पाया जितने सफल हमारे नीतीश जी हो गए। और उनकी ये पॉलिटिक्स करने का अंदाज ही है कि आज पक्ष हो या विपक्ष हो, राजी से हो या नाराजगी से हो, अब
एक सुर में सुर मिला करके कहने के लिए बाध्य हो गए कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि कुछ इस तरह का पोस्ट आ रहा है कि सरकार व्यर्थ का करोड़ों करोड़ रुपए की खर्च जातिगत जनगणना कराने में कर रही है, ये व्यर्थ की खर्च है। देखिए साहब, ये तो खर्च होना ही होना है, वो चाहे जातिगत आधार पर जनगणना हो या आर्थिक आधार पर जनगणना हो, ये रो करके हो या हंस करके हो, इतना खर्च तो करना ही पड़ेगा हर 10 साल पर, क्योंकि रूल में आता है और इससे डाटा मिलता है सरकार को, पॉलिसी बनाने में ये मदद करता है ये डाटा। पिछली बार 1930-31 में अंग्रेजों के जमाने में जातिगत जनगणना हुई थी का तो SC ST वाले भाई लोगों का हमेशा होता है, मगर चूंकि और सब जातियों का नहीं हो रहा था। पिछले बार 2011 में हुआ था, मगर सरकार द्वारा इस डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया और यही घाव कर गया, और यही घाव आज पक गया है। आइए अब जरा नियत की चर्चा कर ली जाए कि कौन सी पार्टी किस नियत से, कौन सी मानसिकता से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में था या है, या कौन सी पार्टी आर्थिक आधार पे या गरीबी के आधार पर जनगणना कराने के पक्ष में बिहार में था और बाहर है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। दरअसल कुछ लोग जातिगत जनगणना को भारत में समाज को बांटने वाला बता रहा है, तो कुछ लोग जातिगत जनगणना को सरकार की नीतियां बनाने में मददगार साबित होने वाला बता रहा है। मगर मित्र, इसके पीछे वास्तविक राज क्या है, आइए इसकी बात करें। एक गीत हमने सुना था कि धूम 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 धड़ैया रे, सबसे बड़ी लड़ैया रे ओमकारा। इसमें ओमकारा की जगह पे आप राजनीतियां जोड़ दीजिए, अर्थात धूम 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 धड़ैया रे, सबसे बड़ी लड़ैया रे राजनीतियां, यानी सबसे बड़ा विषय इसमें राजनीति है। अर्थात इसके पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जोरदार तरीके से होने वाला है। आने वाला 20 वर्षों तक इस पर समाज की व्यवस्था कायम होने वाली है। अब इसे आप सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, भारत के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत हमेशा चुनाव मूड में रहता है। आगे भी चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनाव है, कई जगह चुनाव है, चुनाव ही है। ऐसे में भाजपा का अपना एक पॉलिसी है, वो 80-20 की राजनीति करना चाहता है। अभी जोगी जी ने यूपी में बोला 80-20 की राजनीति पर उनका पूरा भाजपा की गाड़ी की धुरी 80-20 की राजनीति पे। भाजपा चाहता है कि भारतीय समाज में इतनी कीचड़ फैला दो आप कि उस पर हिंदू मुसलमान हमेशा फिसलता रहे और उस कीचड़ में कमल खिलता रहे। यही उसकी मकसद है। वो बेचारा जानता है कि हमारी सरकार तभी बनेगी जब भारत में 80-20 की राजनीतियां होंगी, मगर उसके सब किए कराए पर उसके अपने ही लोग पानी फेर देते हैं। अब जैसे कि आप देखिए ना, आप कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा, गाहे बिगाहे वो बोलते रहते हैं आरक्षण पर, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख। फिर आप वो भी देखे होंगे आप कुलदीप सिंह सेंगर, जो उनके अपने ही थे और कुल में दाग लगा गए। अभी एक और आपकी नूपुर दीदी, वो भी ऐसे ही कर गई। आए दिन अभी बनारस में धर्म संसद हुआ था, उसमें आप सुनिए, ये वीडियो देखिए। शिवाजी का भारत हम पुष्पमित्र शुंग का भारत बनाकर के इसको रहेंगे, यह संकल्प है। देखिए इसमें पुष्पमित्र शुंग के बारे में, जो ब्राह्मण व्यवस्था के पुरोधा थे, समर्थक थे, और इन्हीं के समय में मनुस्मृति कानून लिखा गया था, और इन्हीं के समय वाल्मीकि रामायण भी, ये शोध का भी विषय है, किंतु इन्हीं के समय में माना जाता है कि वाल्मीकि, इनके दरबारी कवि थे वाल्मीकि जी, इन्हीं के समय वाल्मीकि रामायण भी लिखी गई थी। तो ऐसा समाज का नरमार, ये जो आपके अभी आपने वीडियो सुना, ये चाहते हैं लोग। अब आपने देखा होगा आधी रात को किरोसिन तेल डाल करके हाथरस कांड, दलित की बच्ची को जला दिया गया था। अभी हाल में आप राजस्थान में देखें कि एक मंदिर में प्रवेश करने पे मना कर दिया गया था एक दलित को। वो भी आप देखे होंगे।
गांधी जी को खुलेआम मंच से गाली दिया गया। जब इस तरह की बातें होंगी ना, तो फिर कौन यकीन करेगा भाजपा पर कि आप 80-20 की राजनीति करना चाहते हो? कौन यकीन करेगा? जब इस तरह से जात पात होता रहेगा उनके लोगों के द्वारा, तो भला कौन यकीन करेगा कि भाजपा 80-20 की राजनीति करना चाहता है? उसके अपने ही लोग आग लगा रखे हैं उसके पीछे। तब ऐसे में जन्म होता है जात पात करने वाली राजनीतिक पार्टियों का। अब देख लीजिए, हमारे बिहार में ही कहीं MY समीकरण का राजनीतिक पार्टी है, तो कहीं पिछड़ों का पार्टी है, तो कहीं अगड़ों का पार्टी है। ये सब इस तरह की पार्टियों का जन्म होता है। जब आप दलितों को मारना शुरू कर देंगे, पिछड़ों को, गरीबों को मारना शुरू कर देंगे, जब आप दलित के बच्चों की हत्या करना शुरू कर देंगे, जब आरक्षण समाप्त करने की एक योजना के तहत सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर देंगे, जब JNU में गरीब के बच्चों देशद्रोही का नारा लगाने का आरोप लगाने लगेंगे कहीं कन्हैया जैसे लड़कों पर, तब ऐसे में इन राजनीतिक पार्टियों का बोलबाला और वर्चस्व बढ़ता है समाज में, और तब जाकर के जाति आधारित जनगणना की चर्चा होती है, जहां नहीं होना चाहिए। यहां मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे तो मैं चाहूंगा कि आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर जनगणना हो। किंतु एक बात स्पष्ट कर दूं, जब तक जात पात समाज में रहेगा, जब तक इस तरह की बातें वारदातें होती रहेंगी, तो निश्चित है कि आवाज अपने आप उठेगा कि जातिगत जनगणना हो, और तब जातिगत जनगणना की शुरुआत होती है। अब तो हर घर और चौखट पे जा करके लोग पूछेंगे आपकी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, पूछेंगे। और ऐसे में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा तो है, जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी, गरीबी होगी, उसको सरकार के तरफ से लाभ मिलेगा। किंतु सवाल ये उठता है कि जिसकी संख्या, जिस जाति की संख्या कम होगी, वो बेचारा कहां जाएगा? कहां जाएगा वो बेचारा? अब आप देख लीजिए, कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो राज्य में उसको आरक्षण में आता है और केंद्र में आरक्षण में नहीं आता है। अब बनिया समाज को ही ले लीजिए, बिहार में आरक्षण के अंतर्गत आ जाता है, यूपी में, बगल के राज्य में सवर्ण में गिनती उसकी होती है। तो आप क्या प्रोसेस तैयार करते हो, आप ये देखने वाली बात होगी। जिस जाति की संख्या अधिक उसकी बल्ले बल्ले। अब आप देख लो, आप बिहार में पिछड़ों की संख्या अधिक है तो यहाँ पिछड़ों का वर्चस्व होगा। यूपी में अगड़ों का वर्चस्व है तो वहां अगड़ों का सरकार होगा। आपके बगल में देख लीजिए, झारखंड में SC ST और पिछड़ों का, ये इन सब का वर्चस्व है तो वहां उनका सरकार होगा। ऐसा ही होगा। फिर एक फिल्म आई थी, ये आग कब बुझेगी। देश की आजादी की इतने साल हो गए, सबका साथ सबका विकास सब बातें होती है, अभी तक सबको एक साथ लाया क्यों नहीं गया? कहां कमी रही कि आज भी SC ST पीछे हैं, पिछड़े पीछे हैं, अगड़े आगे हैं, मुसलमान हैं, उनकी समस्या कैसे हल होगी? उसमें भी उनकी तो जातियां पहचानना भी बड़ी मुश्किल से होता है, उनकी समस्या का हल कैसे होगा? ये सारी समस्याएं देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे इसको हल करता है। मगर मेरी एक इच्छा थी मित्र, मैं चाहता था कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ससुरा जाते पात खत्म। अच्छा तो होता कि किसी भी सरकारी संस्थान में ये पाबंदी लगा दी जाती कि जाति का कलम और धार्मिक कलम, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ जाति का कलम नहीं कर रहा हूं, धार्मिक कलम भी, दोनों हटा दिया जाता। किसी से ना कोई जात पूछता, ना किसी से धर्म पूछता। आप भारतवासी होते, जिसको अब तो अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन शुरू हो गया है, तो ये एक अच्छा, मेरे ख्याल से एक अच्छा समाज का निर्माण हो जाता। और इस तरह से जब होता तो जाति आधारित जनगणना भी नहीं होती, इतना हो अल्लाह चिल्लाना भी नहीं होता, स्वतः ही आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर जनगणना कराने की मजबूरियां होती। जब जाति नहीं होती तो आप जाते कहां? तो बेटर होता, अपनी सरकार थी, इतनी मजबूत सरकार थी, पिछले बार के ही चुनाव के पहले कर लिए होते, मिटा फिटा के सब बंद, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अगर इस तरह से करने की हिम्मत हो और मेरी बात से अगर आप सहमत हो,
अगर मेरी बात से सहमत हो कि समाज में जाति पात बिठा दिया जाए सरकारी हिसाब खाता से, कोई आपसे ना पूछे कि कॉलम ही ना हो जात पात की, धर्म की भी कॉलम हटा दी जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और क्षमा करेंगे मान्यवर, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तब तो आर्थिक आधार पर और गरीबी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो, अगर आप चाहते हो कि समाज में जात पात रहे, धर्म की व्यवस्था बनी रहे, तो माफ करिएगा, देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। कष्ट के लिए क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।